Hi. Never stop learning because life never stops teaching. Today is 9th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, we are running a day behind. मंडे से हमारा नॉर्मल शेड्यूल वापस हम फॉलो करेंगे बिकॉज इस वीक में ये जो रिवीजन क्लासेस है ये कंप्लीट हो जाएंगे. ऑलराइट, सो क्विज नंबर 13 के आंसर्स हैं. रानी झांसी रेजिमेंट, द विमेंस रेजिमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ये अंडर द कमांड था लक्ष्मी सहगल के. कैबिनेट मिशन प्लान बिकम डिफंक्ट आफ्टर एटलीज डिक्लेरेशन. शिमला कॉन्फ्रेंस में 1945 कॉल किया गया था टू अग्री ऑन अप्रूव द वेवल प्लान फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट. अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की तो इसने रिकमेंड किया था फेडरल गवर्नमेंट. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931. देन आज के सवाल है, इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज सोवेरेन. सोवेरेन क्या होता है? जुडिशरी, पार्लियामेंट, आर्मी या पीपल ऑफ इंडिया. ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स अमेंड्स द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. A bill for such purpose requires to be passed by which of the following methods in the parliament. किस तरीके से होगा? आंसर, quorum is the minimum number of members whose attendance is mandatory for the house proceeding to start or continue proceeding of the house. इतने लोग मिनिमम होने चाहिए. 1/10 of which of the following makes up the quorum for both Lok Sabha and Rajya Sabha. Pension of High Court judges are charged on what? A provision to move on adjournment motion. An adjournment motion for the purpose of discussing a definite matter of urgent importance is available and is admitted in the following house. किस house में ये होता है? So these are 5 questions for today. Then आज की vocabulary है travails. इसका मतलब होता है गम, painful और laborious effort. Subsume करना. GST ने बहुत सारे indirect taxes subsume कर लिए थे. सेपियंस मतलब बुद्धिमता, क्वालिटीज और रिलेशनशिप, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इनर क्वालिटीज और रिलेशनशिप्स. इनक्रेड्यूलस का मतलब होता है विश्वास न होना. अनविलिंग और अनेबल टू बिलीव समथिंग. हार्बिंजर मीन्स अग्रदूत है, अ पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल द अप्रोच ऑफ अनदर. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सीसेट का एक पैसेज है. ट्राई टू रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. एंड देन दिस इज सीसेट का बेसिक न्यूमरेसी का दूसरा सवाल है. ट्राई टू आंसर. सो दिस इज 9th of May 2022. मंडे से हम सेम डे साइकिल वापस रिपीट करेंगे. सो दिस इज मंडे May 9, 2022. फर्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस. सेकेंड न्यूज़ है अबाउट सिटीजनशिप डिलेड, 800 पाकिस्तानी हिंदूज लेफ्ट इंडिया. सो जो सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन्स इंडिया के नहीं हैं, अब्रॉड रह रहे हैं, वो इंडिया में आके सिटीजनशिप लेना चाहते हैं. तो जो सिटीजनशिप के जो नियम होते हैं वो आर्टिकल 11, पार्लियामेंट के पास ये सारे पावर होते हैं सिटीजनशिप को डिफाइन करना और उसके नियम कैसे बनाने हैं. इंडिया में सिटीजनशिप कितने तरीके से एक्वायर की जा सकती है? आंसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. सिटीजनशिप इंडिया में कितने वेज हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के? ओके, सो सिटीजनशिप डिलेड तो दे लेफ्ट इंडिया. होम मिनिस्ट्री एग्जामिनिंग ऑनलाइन सिस्टम. देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. Then next is future looms dark for 48% of bird species. See, study points to increased human footprints. Actually क्या हो रहा है? birds का population decline हो रहा है. हम जो human beings हैं, although bird eater भी होते हैं वो, but human eats 14% of the world surviving species of the world. So what about 86%? उनकी population क्यों decline हो रही है? The reason being population decline हो रही है is that कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक प्रेजेंस के कारण जो बर्ड्स हैं उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण उनका अगर इकोसिस्टम कोलैप्स होता है तो बर्ड्स का जो पॉपुलेशन है ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होने लग जाता है. दिस इज नॉट ओनली अबाउट बर्ड्स, सारे एनिमल्स अगर आप देखो, फ्लोरा एंड फौना, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने के कारण पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन हो रही है. सो दिस इज वन रीजन. ये रिपोर्ट आया है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स एन एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जो May 5 को पब्लिश हुआ.
इसने एट्रीब्यूट किया हाफ ऑफ दीज 11,000 अप्रॉक्सीमेटली रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड एक्सपैंडिंग ह्यूमन फुटप्रिंट्स के कारण इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। डिग्रेडेशन है, लॉस है नेचुरल हैबिटेट्स का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स, सो बिकॉज ऑफ दैट एवियन बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। सो दिस इज अगेन नॉट राइट बिकॉज बायोडाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, बर्ड का फीडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे हम टाइगर्स का भी देखते हैं, टाइगर का पॉपुलेशन भी अगर डिक्लाइन हो रहा है, वैसे तो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ टाइगर एफर्ट्स जो हो रहे हैं, एनटीसीए कर रहा है, बट इन जनरल जो डिक्लाइन होता है तो उसमें दो रीज़न होते हैं। एक तो हंटिंग पोचिंग, दूसरा रीज़न होता है प्रे बेस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, हैबिटेट में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो अक्सर आप देखो टाइगर हैबिटेट 1 से हैबिटेट 2 जा रहा है और बीच में रोड है और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना का डिस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन कम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। सो द कॉशन इज फॉर सम नॉन प्रोविजन स्पीशीज वाया ट्रॉफिक कैस्केड्स एंड इकोलॉजिकल फिनोमिनन triggered by the addition or removal of top predator involving reciprocal changes in the relative population of predator prey through a food chain। एक्चुअली फूड चेन हमने पढ़ा है, एक स्पीशीज दूसरा स्पीशीज ईट करती है, फिर ये तीसरी स्पीशीज है। अगर एक भी फूड चेन में लिंक मिसिंग हो जाता है तो पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे कोलैप्स होने लग जाता है। सो दैट इज़ वाई इकोसिस्टम में हर स्पीशीज की अपनी खुद की एक यूटिलिटी होती है। अब ये टॉप साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड के, इतनी सारी यूनिवर्सिटी से इन्होंने इसको देखा और पाया, कंक्लूजन ये है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक जो लेड चेंजेस है उसके कारण बर्ड स्पीशीज का डिक्लाइन हो रहा है। सो फ्यूचर लूम्स डार्क फॉर दीज मैनी बर्ड स्पीशीज। एजुकेशन प्लस में है फॉर द लव ऑफ द वर्ड, हाउ प्रीटेक्स्ट मेथड्स हेल्प स्टूडेंट्स एंगेज विद टेक्स्ट दे वुड हैव अदरवाइज इग्नोर्ड। टेक्स्ट, एक आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल, आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि रीडिंग हैबिट्स नहीं रह रही हैं। रीडिंग, हम बहुत ज़्यादा विजुअल्स, एनिमेशंस और गेम्स, कंटेंट इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो सो बेसिक रीडिंग एबिलिटीज़ होती है, बेसिक राइटिंग एबिलिटीज़ होती है, इसमें सीवियर डिक्लाइन हुआ है। सो दिस इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी। थर्ड एंड फाइनल राउंड, ये बात है एनसीटी का स्टेटस। एक होता है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, दूसरा होता है नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीटी होता है 70 सदस्यों का, दिस विधानसभा चुनाव जो होते हैं दिल्ली में 70। सो दिस इज एनसीटी। अब ये एनसीटी दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी भी है और कंट्री का कैपिटल भी है। यहाँ एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जिसको सेंटर यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन यहाँ पे हो रहा है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्लियर कट, उसमें एट टाइम्स एम्बिग्यूटी नज़र आती है। तो इससे क्या होता है कि जो पावर चीफ मिनिस्टर का है या फिर वो पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, दोनों में क्लैशेस होते हैं। चीफ मिनिस्टर एक तरफ पीपल इलेक्टेड है, यहाँ का मैंडेट है, तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बीच में यहाँ पे अक्सर फाइट होती है। सो दैट इज़ वाई एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए और आर्टिकल 239AA इसके जो प्रोविजंस हैं इसमें फर्दर क्लैरिटी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें। 2018 में एक वर्डिक्ट आया था और वहाँ ये बोला गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली में, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे अपॉइंटेड है बाय द प्रेसिडेंट, बट ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एड एंड एडवाइस ऑफ कॉम से वर्क करेगा। दिल्ली के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी एड एंड एडवाइस से काम करेगा इन एरियाज इन विच लेजिस्लेटिव पावर वॉज कॉन्फर्ड ऑन दिल्लीज असेंबली। फिर आर्टिकल 239AA ये भी बोलता है एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये तीन चीज़ नहीं है दिल्ली के पास, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड Delhi Assembly can make law on all other matters in the state and concurrent list in so far as much matter is applicable to union territory। This is very important line कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के अलावा बाकी सब चीज़ों में दिल्ली गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, बट ये तीन चीज़ें दिल्ली के पास नहीं है। 2018 की रूलिंग आती है, उसने और लिमिट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर का डोमेन, ये क्लियर कर दिया
नॉट एवरी डिसीजन रिक्वायर्ड हिज कॉन्करेंस। एक्चुअली एक ऐसा लॉ आया था, एक्ट आया था कि जो भी डिसीजन हो रहा है बाय दिल्ली वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू पास होना चाहिए, वहाँ कॉन्करेंस होना ज़रूरी है। तो 2018 रूलिंग ने बताया इट इज़ नॉट नेसेसरी। कॉशन अगेंस्ट द नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बीइंग नेगेटेड। जो जनता ने जिसको चुना है उसको आप नेगेट नहीं कर सकते। लेजिटिमेट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर ब्लॉक्ड मेयरली बिकॉज ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड अ डिफरेंट व्यू। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था। सो इट इज़ इंडीड ट्रू, स्प्लिट वर्डिक्ट था 2 जज बेंच का 2018 का। इसको फिर से रिविजिट करने की अभी बात हो रही है। बात हो रही है एंट्री 41 में, स्टेट लिस्ट में। एंट्री 41 स्टेट लिस्ट में सर्विसेज आता है। ये जो सर्विसेज है ये क्या एनसीटी के पास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास सर्विसेज होना चाहिए या फिर ये भी यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंट्री 41 इज नॉट वन ऑफ द एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ लेजिस्लेशन बाय द दिल्ली असेंबली। केवल 3 ही थे, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और थर्ड इज पुलिसिंग। क्या एंट्री 41 भी उसमें इंक्लूडेड है? इस बात पे अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन की बात है। तो लेट अस सी यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या डिसीजन लेता है। बट द पॉइंट इज क्लियर, ये जो आर्टिकल 239AA है, यहाँ जो एम्बिग्यूटी है उसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है, वर्क स्टॉल हो जाता है। वर्क स्टॉल हो जाता है अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस सेम पेज में नहीं होते हैं तो वर्क हैम्पर होता है। सो दिस इज थर्ड एंड फाइनल राउंड। 1 more year एशियाड को पुट ऑफ किया है। एथलीट्स हैव टू रीवर्क प्रिपरेशन एंड प्रायोरिटीज। और कल्प्रिट यहाँ पे क्या है, कोविड वायरस। C फॉर चाइना, C फॉर कोविड वायरस। येट अ सरप्राइजिंग फुल स्टॉप हैज स्प्रंग अप इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्टिनेंटल इवेंट। पोस्टपोनमेंट हुआ है एशियन गेम्स एट इन चाइना। तो चाइना में लॉकडाउन चल रहा है, पोस्टपोन हो गया है। अब अगेन इट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी, प्रिपरेशन और बेटर करें, बेटर प्रिपेयर्ड हो। इंडिया पास सम टाइम में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। टर्निंग डाउन द वॉल्यूम ऑन अ कॉल टू प्रेयर, इंडियाज जुडिशरी एंड द स्लैकनिंग कॉग ऑफ ट्रस्ट। जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं उठना चाहिए, कॉग ऑफ ट्रस्ट, इंडियाज जुडिशरी। डिपार्चर फ्रॉम सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल जस्टिस नीड डीप स्क्रूटिनी as the fallout could severely imperil governance। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो द पॉइंट इज जुडिशरी पे जो ट्रस्ट होता है वो नहीं उठना चाहिए। देन दिस इज द गवर्नमेंट इन बिजनेस। चाइनीज सिंगापुर गवर्नमेंट जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स ले रही है। द बर्डन ऑफ गैस प्राइस बढ़ रहा है। सब्सिडी, अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है। देन यूजेज एट्सेट्रा। सो दिस इज वन थिंग। उज्ज्वला योजना में भी प्रॉब्लम ये होती है गैस तो सिलेंडर मिल गया बट उस गैस का रिफिल कैसे कराएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अक्सर जो फैमिलीज़ हैं वो रिफिल नहीं करा रहे हैं। गैस सिलेंडर ख़त्म होता है, वो अगेन वापस बैक टू बेसिक जो ओल्ड मेथड्स हैं, वुड और एट्सेट्रा, कोल, उस पर वापस स्विच हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। ये जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन रिपोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन रिपोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन की बात थी। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे डीलिमिटेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड पॉलिटी क्या होती है। डीलिमिटेशन एक प्रोसेस होती है टू रिड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे यहाँ होता है ना, जैसे एक सांसद है वो इस क्षेत्र से, एक विधायक इस क्षेत्र से, तो ये कैसे डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी, कितना एरिया होगा, कितनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, ये सब काम होता है डीलिमिटेशन का। तो डीलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इससे ऐसे स्टेट करता है। प्रोसेस क्या होती है, इसमें डेमोग्राफिक स्टेटस चेंज होता है। बिकॉज डेमोग्राफी, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाता है। तो स्टेट और यूटी में इस तरीके से डीलिमिटेशन होता है। इसके लिए एक कमीशन बनता है जिसका नाम होता है डीलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन। अब इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडी कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। जो डीलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। इससे पहले डीलिमिटेशन कमीशन 52, 63, 73 एंड 2002 में आया था। एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 270 का, जिसमें स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बाद डीलिमिटेशन करना ज़रूरी था जम्मू कश्मीर असेंबली का।
तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 कैरिड आउट जो हुआ था दिस। तो बिफोर दिस इसके बाद हुआ था। अब वापस जब 370 नहीं है तो फिर से डीलिमिटेशन करने की बात है, और अभी ये जाके ये डीलिमिटेशन हुआ है सेट बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर। तो डीलिमिटेशन में क्या हुआ, डीलिमिटेशन में जम्मू कश्मीर में फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यहाँ पे बताया गया, डिफाइन किया गया। देर वॉज नो सेंसस इन 1991 इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू द टेंस सिचुएशन इन द वैली। 2001 में डीलिमिटेशन कमीशन होल्ड में था, टिल 2026 तक कर दिया गया। तो फिर इसकी बात हुई कि डीलिमिटेशन करना पड़ेगा, और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटोरी भी बना दिया गया था फॉर टाइम बिंग। वापस वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह कराने हैं, नॉर्मलसी लानी है इलेक्शंस की। सो दैट इज़ वाई दिस डीलिमिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए गए, जैसे जोग्राफिकल फीचर, कम्युनिकेशन मींस, पब्लिक कन्वीनियंस, कंटिग्यूटी ऑफ एरिया, और इस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ ये अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो जम्मू कश्मीर को 2 डिवीज़न में किया है। जम्मू में 37 सीट है असेंबली सीट्स, और कश्मीर में है 46 सीट्स। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, कमीशन हैज़ रिकमेंडेड द सेंटर टू नॉमिनेट एटलीस्ट 2 कश्मीरी पंडित टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा, पैनल ने प्रपोज किया है 9 सीट्स होनी चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और इसमें ये ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के नाम याद रखिए। 6 इन जम्मू, बुद्धल, गुल्लबगढ़, ये एरिया बताया है यहाँ पर। तो ये जो ट्राइब्स हैं इनके लिए दीज नंबर ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व्ड। सिमिलरली 7 सीट्स रिजर्व्ड होंगी शेड्यूल कास्ट इन जम्मू रीजन में। तो देखो, सीट्स भी बता दिया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कहाँ कौन सी सीट रिजर्व होगी, किस क्षेत्र में कितने सीट्स होनी चाहिए। जम्मू में 37 है, कश्मीर में 46 है। 2 कश्मीरी पंडित नॉमिनेट होंगे। एसटी और एससी के लिए भी यहाँ पे सीट्स रिजर्व होगी। देन कमीशन ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट कंसिडर करे डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली थ्रू नॉमिनेशन, बिकॉज कश्मीर का एक पार्ट हमारे पास अभी नहीं है। सो द पॉइंट इज, जो पीओके है वहाँ जो डिस्प्लेस्ड है उनको भी कंसिडर किया जाए। 5th और फाइनल ऑर्डर है, कमीशन ने बोला जम्मू एंड कश्मीर रीजन एज 1 सिंगल यूनियन टेरिटोरी होगा। राजौरी और पूंछ को भी इन्होंने मर्ज कर दिया गया है जम्मू डिवीज़न में, अनंतनाग को कर दिया है कश्मीर रीजन में। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ है। 6th ये है कि कमीशन ने रीनेम किया है 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंसिडरिंग पब्लिक सेंटिमेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज हुए है ना। ओके, सो व्हाट इज दिस डीलिमिटेशन। तो अब डीलिमिटेशन हमें क्लियर है। डीलिमिटेशन मतलब जब चुनाव कराना है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉ की जाती है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स, जोग्राफिकल फीचर्स, पब्लिक कन्वीनियंस, कंटिग्यूटी ऑफ एरिया एट्सेट्रा। आंसर इज, द आइडिया इज, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। सो दिस इज देयर डीलिमिटेशन कमीशन। तो दिस इज द न्यूज़, ये चीज़ हमें बेसिक्स यहाँ पे पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन रिपोर्ट। बिफोर दैट वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी का बात है यहाँ पे, देन श्रीलंका, देन दिस फॉरेन फंड, देन दिस इज नॉर्दर्न आइलैंड, और ये है हु शुड गवर्न अवर डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा जो इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है इंटरनेट में, इसका कस्टोडियन कौन है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ये क्या सोशल कॉमन्स बनाए जाएंगे। ये पूरा आर्टिकल सेम यही चीज़ बता रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। डेटा जो है उसका गवर्नेंस जो है क्लियर कट लॉज होना चाहिए। कई बार ये सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं, इनके डेटा सेंटर्स इंडिया में नहीं है। बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनी जैसे ट्विटर अब प्राइवेट कंपनी है, एक पर्सन ओन्ड है। सो द पॉइंट इज़, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से डेटा सिक्योरिटी ब्रीच हम नहीं होने दें, डेटा सिक्योरिटी कैसे एंश्योर कराएं। स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है टोटलिटी में, मीन्स ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। जैसे इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग कंसिडर्ड मोस्ट पीपल थॉट द कॉन्फ्रेंस वॉज यूजफुल। अब कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। मोस्ट पीपल थॉट द कॉन्फ्रेंस वॉज यूजफुल, सो दिस विल बी कॉल्ड बाय एंड लार्ज। Okay, so this is one example. Driving in Singapore is very enjoyable experience. By and large, everyone follow traffic rules. सब rules follow करते हैं तो it enjoyable experience होता है। तो this is by and large. Then difference between advice और advise.
दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये ICE आइस और ये ज एडवाइज। सो इनमें क्या डिफरेंस होता है? सी, एडवाइस नाउन होता है और एडवाइज वर्ब होता है। एडवाइस द कोच गेव द बैट्समैन प्रूव टू बी यूजफुल। मैं आपको इतनी सारी एडवाइसेस देता हूँ, सो दिस इज दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। एडवाइसेस डज नॉट एग्जिस्ट। सी, एडवाइसेस प्लूरल नहीं होता, तो आई गिव पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होगा, ओके, प्लूरल नहीं होता है, ओके, करेक्ट दिस। एडवाइसेस इज नॉट अ वर्ड, ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता है। जब बहुत सारी एडवाइस देना है तो पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं या पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, ओके, करेक्ट दिस। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, जैसे आइस प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसा होता है और SE में इट इज़ लाइक जेड, जिप, जू, ओके। सो यहाँ जो वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज़ किया गया है, वर्ब यूज़ किया गया है, ऑल राइट। देन दिस इज नाउन एंड वर्ब, all right, so this is English. Stress is on the second syllabus. English is a very funny language, so this is there. अब Mr. Modi, Prime Minister, to dedicate RFCL unit at Ramagundam. Date of event to be confirmed soon. ये एक है न्यूज़ है, दिस इज Ramagundam. Then disinvestment fully likely after LIC IPO, ये काफ़ी हिट हो रहा है. UAE minister to lead business team this week. business team this week. सेपा led preferential market access. ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है. 1 मई से सेपा एक्टिवेट हो गया है. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. आज की डेट में जो UAE है और सऊदी है, ये इंडिया के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पोटेंशियल है कंट्रीज़ के बीच में. सो दिस इज सेपा. तो UAE minister to lead business team this week. Then LSE crisis has been a wake-up call in how we deal with China. See, the real threat is China. The real threat is China. LSE crisis has been a wake-up call in how we deal with China. Then this is dead end. अब सी, पाकिस्तानी MBBS डिग्री इनवैलिड हो गई है. कश्मीरी स्टूडेंट्स एट डेड एंड. देन राखीगढ़ी है. राखीगढ़ी स्केलेटन DNA सैंपल सेंट फॉर एनालिसिस. आर्टिफैक्ट फाउंड हुआ है हड़प्पा साइट में. सो देखो ऐसे होते हैं ये एक्सकेवेशन. अगर आप दिल्ली में हो ना, एक बार आपको नेशनल म्यूज़ियम ज़रूर विजिट करना चाहिए और एक साइंस म्यूज़ियम भी ज़रूर देखना चाहिए. दोनों बहुत वंडरफुल ब्यूटीफुल है. ये चीज़ें आपको ना विजुअलाइज होगी वहाँ पे. आर्ट एंड कल्चर जो हम पढ़ते हैं, एंशियंट वगैरह, किस तरीके से हमारी हिस्ट्री प्रोग्रेस हुई एट्सेट्रा. whenever you get time, अभी 2022 नहीं, 2023 स्टूडेंट डू विजिट दिस National Museum and Science Museum. Then this is Ukraine battles to hold Eastern Bastion. और अभी जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम भी बना है उसको भी आप देखो, 3 मूर्ति. तो दिस इज यूक्रेन. बीजिंग लॉयलिस्ट. फिलीपींस अलर्ट में है अहेड ऑफ पोल्स. पॉन्डर बिफोर द स्वाइप. रुपी डिक्लाइन हो रहा है. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं. इसको आप एक बार क्विकली रिवाइज किया करो, ये बहुत यूज़फुल होगा और एफिशिएंट प्रोसेस भी है ये. आज पॉलिटी में हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, इसकी सीट होती है दिल्ली में. हाई कोर्ट जो होती है ये स्टेट लेवल पे होता है. हर राज्य में हाई कोर्ट नहीं है, कुछ राज्यों में नहीं है. तो 1 और मोर स्टेट्स एंड यूटीज़ भी जो है उनकी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, बिकॉज टॉप में हायरार्की चलती है. हाई कोर्ट को डिसीजन मानना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर दे कैन बी डिमोटेड इन ऑफिस. मतलब सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट जजेस नहीं जाएंगे, हमेशा जजेस हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या 1 हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट जाते हैं. सैलरीज अलाउंसेस जो जजेस की होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होती है, और जो सैलरी अलाउंसेस होती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स में होती है. ओके, अगर 2 राज्यों की कॉमन हाई कोर्ट है तो आप बताओ उसमें क्या होगा, उनकी सैलरी किस राज्य के पास में चार्ज होगी, किस राज्य के फंड में चार्ज होगी. देन केसेस इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिसाइडेड नॉट डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इशू रिट कर सकती है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट और भी दूसरे पर्पसेस में. तो ब्रॉडन होता है हाई कोर्ट का मैंडेट. आर्टिकल 32 होता है जिसमें रेमेडी है फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट में 32 होता है, हाई कोर्ट में 226 होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन. तो ये कंपैरिजन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का.
देन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल आता है, वो होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। बिकॉज कोर्ट्स में इतना बर्डन हो गया है तो एडीआर की तरफ हम जा रहे हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ऐसा तरीका हो ऑल्टरनेट, ताकि जो लिटिगेशन केसेस वगैरह क्विकली सॉल्व हो पाए। बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोक अदालत। लोक अदालत कोर्ट ड्रिवन ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, कॉन्सिलिएशन होता है, मतलब नेगोशिएशन की बात होती है। वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ कोर्ट केसेस जो होते हैं वो नॉर्मल अग्रीमेंट से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो होता है कॉन्सिलिएशन। फिर एक मीडिएशन होता है जिसमें कोई नेगोशिएटर्स आ जाते हैं, बीच में एक पर्सन आ जाता है, वो उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से एक सॉल्यूशन बने, एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस हो, वॉलंटरी, तो ये मीडिएशन होता है। फिर आर्बिट्रेशन होता है। एडजुडिकेशन में एक थर्ड पार्टी हियर्स आर्ग्यूमेंट, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वो आर्ग्यूमेंट दोनों साइड का सुन रहा है और वो वहाँ पे उन दोनों का समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। तो डिस्प्यूट में जो है वो थर्ड पार्टी, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल थर्ड पार्टी आर्ग्यूमेंट सुन रहा है और डिसीजन यहाँ पे हो रहा है, और ये जो कॉन्फिडेंशियल और बाइंडिंग होगा इसमें जो अवार्ड दिया गया है। तो ये क्या हुआ, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट हुआ, ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हुआ। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लोक अदालत। लोक अदालत, लोक मतलब जनता, कम्युनिटी ड्रिवन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, लोगों की अदालत है, इसमें जज साहब नहीं है, पीपल्स कोर्ट है ये। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इसमें भी कॉन्सिलेशन, मीडिएशन वगैरह होता है। और अच्छी बात यहाँ पे होती है कि क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है, प्रोसेस सिंपल होती है और कोई फ़ी नहीं होती है। कई बार आप कोर्ट से वापस लोक अदालत जाते हो तो कोर्ट की जो फीस है ना वो रिटर्न भी हो जाती है, सो दिस इज़ गुड थिंग। तो ये अफोर्डेबल भी हो गया। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में इसको इनेक्ट किया गया था। जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, पेंडिंग सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सारे लोक अदालत में जा सकते हैं और एमिकेबल सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जाता है। नॉन कंपाउंडेबल, ये याद रखना है, एक्सेप्ट क्रिमिनल केसेस विच आर नॉन कंपाउंडेबल। फिर जो लोक अदालत है ये प्रिसाइड करते हैं सिटिंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिशियल, जो लीगल नॉलेज है जिनको, वो इसको प्रिसाइड करते हैं। लोक अदालत में जनरली जुडिशियल मेंबर एक लीगल प्रैक्टिशनर होता है या सोशल वर्कर भी होता है, ये सवाल आया था। सोशल वर्कर भी वहाँ पे लोक अदालत में रिप्रेजेंटेटिव प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर वहाँ पे हो सकता है। 14 मार्च 1982 जूनागढ़ गुजरात में लोक अदालत लगी थी। दे हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट है, ये समन कर सकते हैं किसी को भी एविडेंस के लिए, विटनेस के लिए, पब्लिक रिकॉर्ड के लिए, और यहाँ लॉयर्स की भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी डिसीजन होता है वो 1 महीने में कंपाइल होता है। देन स्टेट ऑफ पंजाब जालोर सिंह केस वर्डिक्ट में रूल किया था, लोक अदालत्स हैव नो एडजुडिकेटरी और फाइनेंशियल जुडिशियल फंक्शन, दे आर नॉट कोर्ट्स। तो ये जो इनके डिसीजंस होते हैं ना वो प्राइमरली जो होते हैं वो एमिकेबल सॉल्यूशन और समझौते के होते हैं। सो लोक अदालत जो होती है वो परसुएट करती है पार्टीज को, जैसे लड़ाई हो गई, फैमिली कोर्ट्स वगैरह भी होती है कि उसको अंडरस्टैंड करो, सेटलमेंट कैसे करो, इस टाइप से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है या सेटलमेंट पे आया जाता है। अब ये म्यूचुअली अग्रीएबल कॉम्प्रोमाइज होता है, तो यहाँ आप अपील नहीं कर सकते। लोक अदालत का जो डिसीजन है उसको आप अपील नहीं कर सकते हो किसी दूसरी कोर्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पैसे नहीं लगते हैं, लॉयर नहीं लगते हैं, अपील नहीं कर सकते यहाँ लोक अदालत में। सो लोक अदालत भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इन सम पार्ट्स। सो दिस इज लोक अदालत एंड दिस इज पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, तो ऐसे सेलेक्टिवली हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा उनका चांस है एग्जाम में पूछे जाने का। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अब जैसे ज्योग्राफी इकोलॉजी में है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। पॉलिसी प्लान था 2002 से 2016, अडॉप्ट किया 2002 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बताएं तो जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। इकोसिस्टम एंड स्पीशीज डू नॉट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल बॉर्डर्स, उनको नहीं पता है कि ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है। टाइगर को अपना फॉरेस्ट दिखता है बस। सो इकोसिस्टम एंड स्पीशीज डू नॉट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल बॉर्डर, और ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। नेपाल से इंडिया आ जाते हैं, इंडिया से नेपाल चले जाते हैं, आप इसको कैसे मॉनिटर करोगे? इंडिया से बांग्लादेश चले जाते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। सो द पॉइंट इज़ एक कोऑर्डिनेशन चाहिए इकोलॉजिकल यूनिट एंड कॉरिडोर्स में। तो प्रोटेक्टेड एरिया एक होता है सेंचुरी,
सेंचुरी में एक एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल, जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। सेंचुरी में क्या होता है, यहाँ जो लोग हैं, ट्राइबल्स भी हैं, उनको सर्टेन राइट्स परमिट होते हैं, जैसे ग्रेजिंग कर सकते हैं एट्सेट्रा। सर्टेन राइट्स परमिटेड होते हैं पीपल को लिविंग इनसाइड द सेंचुरी। फिर नेशनल पार्क होते हैं, ये थोड़ा और नेक्स्ट लेवल का प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ जो होता है, यहाँ पर सेंचुरी की तरह सर्टेन राइट्स नहीं होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं की जाती, ग्रेजिंग वगैरह परमिट नहीं होता नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये सारे नेशनल पार्क जो हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। नेशनल पार्क से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा गया है। कंजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट किसी को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है, कम्युनिटी उसको रिजर्व बना सकती है, कम्युनिटी का वो रिजर्व है। तो कम्युनिटी में कई बार लाइक रिलीजियस बिलीफ सिस्टम भी होता है विद सर्टेन एनिमल्स, तो उनको कंजर्व करना है उन्हें, तो कम्युनिटी का फीलिंग हो जाता है कि ये हमारा है, हमको इसको कंजर्व करना है, एनिमल्स, फ्लोरा, फोना, तो ये कम्युनिटी रिजर्व होता है। द राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड अ कम्युनिटी रिजर्व्स आर नॉट अफेक्टेड। इसको हम जो गवर्नमेंट है वो रेस्पेक्ट करती है, कम्युनिटी रिजर्व में जो राइट्स हैं उस कम्युनिटी के, उसको वहाँ प्रॉपरली प्रोवाइडेड होते हैं। सो these all are different categories of the protected areas. अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट रेड पांडा था, 1966 में आया था। रेड पांडा जो है ये वो चाइना वाला ब्लैक एंड वाइट नहीं है, दिस इज रेड पांडा। ईस्टर्न हिमालय में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। देन रेड पांडा जो था, इसका कंजर्वेशन की बात थी, अरुणाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग रीजन, वेस्ट बंगाल में ये प्राइमरली मिला। प्रोजेक्ट हंगुल है, हंगुल ये स्पीशीज है यूरोपियन रेन डियर का, सांता क्लॉज। हंगुल जो है ये एक्सटिंक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड है, एक्सेप्ट स्मॉल पॉपुलेशन है दाचीगाम नेशनल पार्क कश्मीर में रहती है, तो इस पॉपुलेशन को भी कंजर्व करना है। 1970 प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट टाइगर 73 में आया था, टाइगर फेवरेट है यूपीएससी का, कंजर्वेशन करना है टाइगर का। एक टाइम था टाइगर बहुत कम हो गए थे, अभी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई है इनकी। IUCN में हमने बताया ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, NTCA। देन प्रोजेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल है, ऑलिव रिडली टर्टल गहिरमाथा बीच, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो भीतरकनिका, कटक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये मेटिंग एंड देन एग्स ये यहाँ पे आते हैं, तो इस टाइम पे ब्रीडिंग सीजन में इनको कंजर्वेशन करना होता है। प्रोजेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की बात है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोविजंस है हैबिटेट का लॉसेस भी बचाना है। एश्यूराइन क्रोकोडाइल होते हैं, फ्रेश वाटर स्वाम्प क्रोकोडाइल होते हैं, और घड़ियाल होता है। घड़ियाल फेवरेट है, घड़ियाल यूजुअली जैसे रिवर्स हैं, चंबल रिवर, यमुना, यहाँ पे घड़ियाल ज़्यादा है। तो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, प्रोजेक्ट 1975 में आया था। प्रोजेक्ट राइनो इस बार बहुत न्यूज़ में, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रोजेक्ट राइनो, राइनो विजन 2020। तो राइनो जो है ना, इसका इलीगल पोचिंग होती है बिकॉज ऑफ इट्स हॉर्न, सो इसको कंजर्व करना है। काजीरंगा मानस असम में है, जल्दापारा वेस्ट बंगाल में है मेन हैबिटेट राइनो की। राइनो क्या उत्तर प्रदेश में भी मिलता है? आंसर, दिस इज प्रोजेक्ट राइनो। ओके, अब हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम CDM आ गया है, बस अब क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होगा और फिर 40s आते देश आज़ाद हो जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो फर्स्ट फेज हमने कल देखा था, ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज मतलब इरविन पैक्ट हुआ बट वो नहीं हुआ, फिर गांधी जी वापस जाएंगे, कोई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो सेकंड फेज स्टार्ट होगा CDM का। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ तो फिर CDM स्टार्ट हुआ, सेकंड फेज। अब गांधी जी को भी लगा ब्रिटिशर्स अपना जो बोलते हैं वो करते नहीं है, डिसइल्यूजन्ड हो गए यहाँ पे। गांधी इरविन पैक्ट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई, प्लस इरविन उस टाइम पे वाइस रॉय थे, अब हो गए लॉर्ड वेलिंगटन, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो 32 में फिर से एक बार स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया यरवदा प्रिजन पुणे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आगा खान प्लेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ये याद रखना है, 2 जगह अरेस्ट किया था। यरवदा प्रिजन में रखा था ड्यूरिंग CDM, आगा खान प्लेस में रखा था पुणे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी को अरेस्ट किया था। फिर ये जो रैमजी मैकडोनल्ड है, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे इसको डिक्लाइन करने की बात किया और एक कॉम्यूनल अवार्ड आएगा, कॉम्यूनल अवार्ड। तो डिवीज़न जो ब्रिटिश की टैक्टिक्स थी, डिवाइड एंड रूल, वो कंटिन्यू होगी। कॉम्यूनल अवार्ड होता है, गांधी जी बोलते हैं इससे तो देश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो गांधी जी फास्ट अनटू डेथ करते हैं। तो फिर उसके बाद
पूना पैक्ट होता है, उसके बाद पूना पैक्ट होता है। तो इससे फिर क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। फिर इसमें फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते हैं गांधी जी। मूवमेंट जो है इंटरेस्ट सीडीएम में अब नहीं, अब गांधी जी जो होते हैं वो इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया में इस तरफ ज़्यादा वर्क करते हैं। एंटी अनटचेबिलिटी स्ट्रगल में ज़्यादा एनर्जी डिवोट करते हैं और फाउंडेशन डालते हैं हरिजन सेवक संघ का। महात्मा गांधी जी लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 1933 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ा और टाइम तक कंटिन्यू करता है, बट ये फाइनली विड्रॉ हो जाएगा, इतना सक्सेस नहीं होगा। बट सीडीएम का इम्पैक्ट क्या हुआ, जो 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस थे, कांग्रेस उसमें जीतेगी। लेफ्ट पार्टीज भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। कांग्रेस एक्टिविस्ट सोशलिस्ट ग्रुप बनाएंगे। नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस जी इमर्ज्ड एज लीडर। तो अब नई जनरेशन आ गई है, अब ये लीड करेंगे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये थी कि इंडियंस को बुलाया गया वहाँ पे, अब कैसे 1935 का एक्ट हमें आगे बढ़ाना है, 1927 में जो साइमन कमीशन रिपोर्ट आ गई थी उसको कैसे डिसाइड करना है, ये सब चीज़ें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें गांधी जी का इरविन पैक्ट हुआ और फिर सस्पेंड हुआ सीडीएम और गांधी जी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गए। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी थे, देन ये सारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ। सेकेंड जो सेशन था इसमें ये हुआ इंडियन फेडरेशन बने, फेडरल जुडिशरी हो, फिर असेशन टू ऑफ स्टेट्स टू द फेडरेशन हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो देखो इन्हीं के कारण जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहाँ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें। फिर कॉन्फ्रेंस में ये हुआ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, ज़्यादा खर्चे नहीं हो, फाइनेंस, आर्मी, डिफेंस, एक्सटर्नल रिलेशंस में थोड़ा इंडिपेंडेंस मिले, कंट्रोल मिले इंडिया को, ये सब चीज़ें हुआ। बट आगे कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर गांधी जी नहीं जाएंगे। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, इसमें भी कुछ पार्टिसिपेशन हुआ, बट अगेन नो रिजल्ट। अब फाइनली क्या होता है, इसके बाद एक वाइट पेपर आता है। वाइट पेपर ये होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ वर्क है गवर्नमेंट का, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए डिटेल्ड एक पेपर निकालती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइट पेपर लेके आती है। अभी तक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, ब्रिटिश की पॉलिसी क्या है, एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ थिंग देती है। और फिर आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस तरीके से ये चीज़ें कंटिन्यू होती है। कम्युनल अवार्ड इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट हुआ था 32 में। रैमजी मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था यहाँ पर कम्युनल अवार्ड। तो इसमें क्या था, जैसे 1909 से इन्होंने डिवाइड करना चालू कर दिया था। पहले रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, फिर कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो ऐसे फिशर्स बीज जो थे ना डिवीज़न के, वो इन्होंने यहाँ पे डाल दिए। अवार्ड ने रिजर्व किया कि कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अब जैसे पहले जो इलेक्टोरेट है वो भी डिवाइड हो जाएगा, लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, सिख जो होंगे वो ही इलेक्ट करेंगे अपने कैंडिडेट्स को। तो जो कम्युनल इलेक्टोरेट था ये अब आगे और ज़्यादा वर्जन होता जा रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा, इससे तो पूरा देश लाइक डिवाइडेड हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि हम इसके लिए फास्ट अनटू डेथ करेंगे। तो यहाँ पे ये अवार्ड ये हुआ कि और डिवीज़न कर दो, डिप्रेस क्लास में माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे करो और सेपरेट कर दो उसे। द आइडिया इज जैसे बंगाल डिवीज़न किया ना, इसी तरीके से ये डिवीज़न करने का इनका टैक्टिक था, डिवाइड एंड रूल। फिर मैकडोनल्ड ने ऐसा बोला कि ये अग्री हो जाएगा, गांधी जी ने बोला नो ये नहीं होगा। तो गांधी जी बोलते हैं फास्ट अनटू डेथ करेंगे, हम फास्ट अनटू डेथ करेंगे। तो इसके बाद फास्ट अनटू डेथ करेंगे, बट एट द सेम टाइम गांधी जी इस बात को भी रियलाइज़ करते थे कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उसको करेक्ट करना भी ज़रूरी है, करेक्ट करना भी ज़रूरी है। ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई फिर आर्टिकल 17 बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी आएगा। सो गांधी जी ने मैसेज दिया कि डिवाइड करने के बजाय जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करें, वरना ऐसे कितने डिवीज़न हो जाएंगे हमारे। सो ये सारी चीज़ें गांधी जी ने कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अंबेडकर साहब, ये सब आए बिकॉज गांधी जी बहुत रेस्पेक्टेड फिगर थे यहाँ पे। सब आए, गांधी जी को मनाया और फिर एक पूना पैक्ट किया इन्होंने। तो 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। अंबेडकर साहब और गांधी जी यहाँ पे इन्होंने कॉन्क्लूड किया कि हम ऐसे सेपरेट नहीं करेंगे, कॉमन इलेक्टोरेट ही रहेगा, बट कुछ सीट्स यहाँ पे रिजर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिर चीज़ें आगे प्रोग्रेस हुई। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा बट डिवीजन नहीं होगा। सो दिस इज दैट कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट।
तो देखिए इसी तरीके से आज की डेट में जो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, अगर हम हिस्ट्री पिक करें तो उसके रूट्स हमें समझ में आते हैं। सो दैट इज़ वाई हिस्ट्री को जानना ज़रूरी होता है। ओके, सो दिस इज़ दैट। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर जैसे वीट का एक्सपोर्ट की अभी बात चल रही है, ये 3 बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्टॉर्शन इन्हें माना जाता है, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स है जैसे एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ एमएसपी चलता है, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ में सब्सिडी दे देती है, वीट में, राइस में, प्रोक्योरमेंट में इंसेंटिव्स दे रही है। और ये चीज़ अगर वर्ल्ड लेवल में ट्रेड देखा जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल पे डिस्टॉर्शन टैक्टिक्स बोली जाती है। तो ग्रीन बॉक्स क्या है, इसमें एग्जेम्पशन होता है। ग्रीन मतलब ग्रीन है, गो ग्रीन, कोई डिफिकल्टी नहीं है। These measures are exempt from reduction commitments, increased without any financial limitation. एक्चुअली जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो क्वांटिटी में भी लगते हैं, डी मिनिमस। ये रहता है कि आप जैसे इतने से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे फॉर अगर आप सब्सिडी रिजीम फॉलो कर रहे हो। तो ग्रीन बॉक्स वालों में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्वांटिटी में भी, और देयर इज़ नॉट एनी सच रिस्ट्रिक्शन। ये डेवलपिंग दोनों में लगता है। और यहाँ जो बात होती है वो ग्रीन है, लाइक देयर इज़ नो डिफिकल्टी। गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे यहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन का है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अभी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना हो रहा है। तो हम सब्सिडाइज फूड खरीद रहे हैं, बट इसको वर्ल्ड ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं मानेगा, तो दिस इज ग्रीन बॉक्स। बट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ग्रीन बॉक्स में नहीं आता है। अंबर बॉक्स, अब जैसे कलर चेंज हो रहा है ना, अब थोड़ा वार्निंग आ गया। डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर है, कंसिडर टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड वर्ल्ड लेवल पे, तो वो अंबर बॉक्स होगा। इसमें क्या होगा, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस, सब्सिडी फर्टिलाइजर में दिया, वाटर क्रेडिट पावर में, तो ये थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है, दिस इज अंबर बॉक्स। फिर ब्लू बॉक्स होता है, इसमें बोला जाता है अब आप लिमिट करो प्रोडक्शन को, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब एक सर्टेन लेवल तक अलाउड है, देन यू कांट। तो ये होता है अंबर बॉक्स से भी नेक्स्ट, दैट इज ब्लू बॉक्स। सपोर्ट ऑल्सो रिक्वायर्स फार्मर्स टू लिमिट देयर प्रोडक्शन। तो ये 3 होते हैं, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। देन इसके अलावा स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स भी होता है, जैसे कई बार आप सब्सिडी ट्रैक्टर में दे रहे हो, पंप सेट्स में दे रहे हो, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में दे रहे हो, ये होता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 काम होते हैं, जो बैरियर्स हैं ट्रेड में उसको दूर करना और ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस को दूर करना। तो ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काफ़ी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन जो है, हम बात कर रहे हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग, उसका हटाओ, जो जेनेरिक करो उसको कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, दीज आर कॉमन गुड्स। तो जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स इज अगेन इंपॉर्टेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 1985। ये उरुग्वे राउंड में इसको डिस्कशन किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड लेवल पे कैसे वर्क करे, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, डब्ल्यूटीओ कैसे फॉलो कराए ट्रेड अपने मेंबर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। फिर एक पेरिस कन्वेंशन आता है। पेरिस कन्वेंशन में क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में, जैसे ये नाम याद रखने हैं, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों में किस तरीके से अगर डिस्टॉर्शन हो रहा है तो उसको स्टॉप करें। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की कोई भी फैंसी कार है ना, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका आपको चाइना में मिल जाता है, एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं वो उसको एज इट इज़। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं हुआ, कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क एट्सेट्रा, दिस इज़ दैट। फिर इसमें क्या क्या कवर होता है, इसमें कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट है, ये सारी चीज़ें। आप बताओ कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है और जीआई क्या होता है। ये तीनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई। जीआई से कई बार पूछा गया है कि ये जीआई हल्दी कहाँ की है, तिरुपति के लड्डू जीआई है या नहीं है, लाइक दैट। सो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन, इनके मीनिंग बताइए। फिर कंपलसरी लाइसेंसिंग होता है ट्रिप्स अग्रीमेंट में, पब्लिक हेल्थ में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ये बोला जो पेटेंटेड है, जैसे फाइजर की वैक्सीनेशन है, मॉडर्ना की है, इसको फ्री किया जाए ताकि हम मास प्रोडक्शन करें, कोविड-19 को कंट्रोल कर पाए। तो नीड ऑफ द कंट्री है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग फ्री करें, लो कॉस्ट जेनेरिक मेडिसिन बनाए, कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो ये कुछ होता है ट्रिप्स 1985, WTO। देन दिस इज अबाउट बॉक्सेस, ट्रेड डिस्टॉर्शन, अंबर, ग्रीन, ब्लू। देन ये है कम्युनल अवार्ड एंड पुना पैक्ट,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल, देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, और ये है दिस इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.